हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर बस एक दिन के बाद है, मतलब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और ऐसे समय में आप क्या कीजिए, आप वही चीज़ों को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया भैया कि आपको क्या करना है। आपको मैंने जो वन शॉट क्लासें प्रोवाइड की हैं, साथ ही में जो मॉडल प्रश्न पत्र की क्लासें प्रोवाइड की हैं, बस उनको आपको करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को ब्रह्मास्त्र सीरीज भी आप लोगों के लिए चलाया, जिसकी आज हमारी ये तीसरी क्लास है। और ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैंने क्या किया है कि जो आपके एनसीईआरटी बुक के चुने हुए महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उनको उठाया है, क्योंकि मैंने देखा है लगभग में हर बार बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल के रखे जाते हैं, इसलिए मैंने इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को चलाया है। तो आज ब्रह्मास्त्र सीरीज की हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए यहाँ पर हम बिना समय को लॉस किए हुए क्वेश्चन पर डायरेक्ट बढ़ते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया, इतनी मेहनत की जा रही तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा पहला प्रश्न देखिए, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज की दूसरी क्लास थी उसमें मैं आप लोगों को आव्यूह और सारणिक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा था। तो सारणिक के हमेशा सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में, 5 नंबर में। तो उन्हीं के ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, जितना हो पाएगा उतना आज की क्लास में भी होगा। समझ रहे हो? मतलब ब्रह्मास्त्र सीरीज की बहुत कम क्लासें होंगी, वो पूरा 1 से लेकर 14 चैप्टर तक पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए। सारणिक में सिद्ध करने वाला प्रश्न अक्सर आता है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर दिया गया है B+C, फिर दिया गया है A, फिर A दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है B, है ना। उसके बाद दिया गया है C+A, उसके बाद दिया गया है B, फिर दिया गया है A+B, और बराबर आपको प्रूफ क्या करना है, 4ABC। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सारणी का कोई क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सारणी के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको 4ABC लाना है। तो आपको हम बताएं, जो सिद्ध करना होता है बस उस पर ध्यान दीजिए, उस अकॉर्डिंग आपको रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन लगा देनी है, आंसर आ जाएगा भैया। ठीक, मैक्सिमम केसेस में तो यही प्रयास कीजिए कि किसी तरीके से हमारी किसी रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए, बस हम प्रसार कर पाए। ठीक है, इसी तरीके से आपको बस टारगेट आपका यही होना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा बराबर। यहाँ पर देखिए हम कर क्या सकते हैं, क्या मतलब हम संक्रिया लगा सकते हैं। अगर देखें तो B+C यहाँ, B+C यहाँ पर है। ठीक है, C+A। अगर हम एक काम करें, देखिए ऐसी स्थितियों के लिए अगर हम R1 की वैल्यू प्राप्त करें, R1, ठीक, R1 - R2 - R3। देखिए ये क्यों करते हैं, देखिए अगर R1 से R2 R3 घटाएंगे तो पक्का है जीरो बचेगा ऊपर। देख लीजिए पहले आप, डेल्टा = B+C से आप क्या घटाओगे, B घटाओगे, C घटाओगे, B कैंसिल, C से C कैंसिल, आपका ये जीरो बच जाएगा भैया, सिंपल सी बात। फिर क्या करेंगे, देखिए A - R2 में है, C+A तो C - A, R3 - C। तो देखिए ये A से A कैंसिल हो जाएगा, ये -C कितना हो जाएगा, -2C। इसी तरीके से आपको आगे क्या करना है, देखिए भाई अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें यही चीज़ करना है। A से हम घटा रहे हैं B को, यानी R2 को, R2 से R3 को घटा रहे हैं, यानी A+B को, यानी A - B हो जाएगा। माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए -A+A आपका जीरो हो जाएगा, -B+B आपका जीरो हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, गलती हुई है नहीं, -B - 2B हो जाएगा। ठीक, -B - 2B। आगे अब हमें R2 और R3 में नहीं कुछ करना है, पड़ी हुई लाइनों को ही R1 R2 R3 बोलते हैं। तो R2 को वैसे नोट कर लेंगे, B+C और A+B। अब मैं देखूं तो अब हम कोई भी संक्रिया लगा करके किसी रो या कॉलम में जीरो नहीं बना सकते हैं। हाँ ये है कि जो R1 थी उसमें मैक्सिमम एक जीरो बन गया है। अब इससे ज़्यादा जीरो नहीं बना सकते हैं तो क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो सिंपल लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे भैया तो देखिए आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा = देखिए अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं, प्लस माइनस प्लस लेते हैं ना, तो हम पहले प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर जीरो लेंगे। अब जीरो हमारा जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, जिस रो में उसको छोड़ेंगे, तो भैया आपका क्या बचेगा, C+A बचेगा, B बचेगा, इसको सारणी के अंदर लिख लेंगे, C बचेगा, A+B बचेगा, CA+B। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जीरो के बाद हम चूंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो R1 में जो भी एलिमेंट है, इसके बाद दूसरे नंबर पर एलिमेंट आएगा आपका -2C। अब चूंकि माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं और ये पहले से -2C, तो माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, +2C। फिर अब 2C हमारा जिस कॉलम में पड़ा उसको छोड़ देंगे, जिस रो में पड़ा उसको छोड़ देंगे, बचेगा BCA+B। तो लिख देंगे BCA+B। बताइए
कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अब आ जाएंगे तीसरे एलिमेंट पर। तो तीसरा एलिमेंट आपका है -2b, प्लस लेते हैं ना, पहले यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे हम। फिर देखिए ये आपका माइनस का 2b, तो -2b और प्लस का जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2b ही हो जाएगा। अब जो 2b हमारा जिस रो कॉलम में पड़ा उसको छोड़ेंगे, 2b हमारा इस कॉलम में पढ़ा, इस रो में पढ़ा, छोड़ देंगे। देखिए bc + a बचा, तो लिखेंगे bc + a, और आपका क्या बचा cc, तो इसको नोट कर लेंगे। बस भैया प्रसार करना है, इसके अलावा यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं थी। अब क्या करेंगे, तो ये देखिए ये 0 है गुणे में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। 2c की बात करें तो 2c नोट करेंगे, और साड़ी को हल करने का मैंने तरीका बताया, कुछ नहीं करना है, कैंची गुणा करना है। a + b का गुणा b से करोगे तो कितना हो जाएगा, ab + का b²। फिर माइनस चिन्ह लगाइए, c और b का गुणा कितना हो जाएगा, bc -2b। उसके बाद यहाँ पर देखिए b और c का गुणा हो जाएगा bc, -c और a का गुणा हो जाएगा c², c और a का गुणा हो जाएगा ac। चूंकि माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे ac। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बड़ा ब्रेकर लगा देंगे। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ, सॉरी। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं ना, इसको सही कर देते हैं। ये 2c इतने के गुणे में है, 2b इतने के गुणे में है ना, हम पूरा ब्रेकर लगा दिए थे, तो ऐसी गलती नहीं करना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए 2c का गुणा ab से हो जाएगा तो 2abc हो जाएगा, और 2c का गुणा b से हो जाएगा b² से, तो 2b²c हो जाएगा। 2c का गुणा इससे हो जाएगा bc से, तो हो जाएगा माइनस का 2bc² हो जाएगा कि नहीं, बताइए। गुणा बहुत सावधानी के साथ करना है। फिर -2b का गुणा bc से हो जाएगा तो -2b²c, और -2b का गुणा c² से हो जाएगा तो प्लस का 2bc² हो जाएगा। -2b का गुणा -ac से होगा, माइनस का गुणा प्लस 2b, और ac का गुणा 2abc हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है +2bc², यहाँ पर है -2bc², -2bc² और +2bc²। बताइए सब कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा 2abc और 2abc मिलके कितना हो जाएगा, 4abc। आप देख लीजिए राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया है। हल्के में नहीं लीजिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही चुनिंदा मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप पर रह नहीं जाएगा, ठीक। तो जो भी क्लास में दे रहा हूँ उसको लेते जरूर रहिए, समझ लीजिए दवा है आपके एग्जाम की। ओके चलिए भाई, ये समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष नोट कर रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने देखा बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि 1 + a, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 ठीक है। इसको आप कठिन मत मानिए, बहुत सरल सवाल है, देखने में केवल कठिन लग रहा है बस। 1 + b 1, उसके बाद दिया गया 1 1 1 + c, ठीक है। बराबर आपको जो प्रूफ करना, मैंने कह दिया सारी क्वेश्चन की ही ट्रिक है, जो प्रूफ करना उसी पर फोकस करो और उसी के अकॉर्डिंग आपको संक्रिया लगाना है। प्रूफ करना है ABC ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है ना। या बराबर इसको आप लिख सकते हो ABC + BC + CA और +AB, ठीक। या ये चीज़ प्रूफ करने के लिए बोल दी जाए, बात एक ही है। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा है, अब दिखाई पड़ा होगा, ठीक। चाहे ये चीज़ प्रूफ करना हो चाहे ये चीज़, सब सेम है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ भैया, तो देखो इसमें है ABC, मतलब सबसे पहले हमें ABC उभयनिष्ठ लेकर बाहर निकालना है, फिर जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ लाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस ये क्रियाकलाप आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम R1 से ले लेंगे। R1 से जो आप काम करोगे वो लिखोगे जरूर, R1 से A, R2 जो दूसरी आपकी रो है उससे हम B, और R3 से हम क्या करते हैं C, उभयनिष्ठ ले लेंगे। क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तभी तो ये चीज़ आएगी जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो जब उभयनिष्ठ लेंगे तो A लिया उभयनिष्ठ R1 से, ठीक। तो ये आपका कितना बचा है, देखिए यहाँ पर 1 था, A नहीं कॉमन मिला तो ये 1/a हो जाएगा। A में 1 कॉमन मिल गया, A मिल गया नहीं 1 हो जाएगा। इसमें जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा तो बट्टे में चला जाएगा, यहाँ पर भी नहीं कॉमन मिला है तो बट्टे में चला जाएगा। अच्छा R2 से मैंने क्या किया, B कॉमन लिया तो B लिख दिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/b, यहाँ पर हो जाएगा 1/b + 1 और 1/b। अच्छा R3 से मैंने C कॉमन लिया तो C यहाँ पर लिख लिया, 1 के स्थान पर हो गया 1/c, और ये हो गया 1/c और प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर C कॉमन मिल रहा था, जहाँ नहीं मिलेगा वो उसके बट्टे में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। आप देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से इतना आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। लाइट चली गई थी इस वजह से। यहाँ पर अगर हम एक काम कर लें, क्या काम कर लें,
अगर हम इसको तीनों को जोड़ लें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पर पहले रो की वैल्यू प्राप्त करें R1 प्लस R2 प्लस R3 से, मतलब एक रो की वैल्यू प्राप्त करें तीनों रो को जोड़ करके, तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। ए बी सी आपने कॉमन लिया था, आपको ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक, इसमें जब आप तीनों चीज़ें जोड़ोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसमें जब आप तीनों चीज़ें जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बताइए इस तरीके से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, यही चीज़ प्रूव करना। अभी ऊपर से हम R1 से क्या कर लेंगे, यही चीज़ कॉमन ले लेंगे। अब ये बाकी R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं करना। आप R1 की वैल्यू प्राप्त करें तो R1 की वैल्यू प्राप्त कीजिए, R2 को वैसे नोट कर दीजिए 1/b प्लस 1, उसके बाद 1/b, फिर आपका 1/c, फिर 1/c और 1/c प्लस का 1। ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, क्या उभयनिष्ठ लेने पर। क्या करने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर। अगर हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें जो चीज़ प्रूव करना वो चीज़ तो आ जाएगी अभी के भी। तो ये जाएगा ABC, R1 से उभयनिष्ठ ले लेंगे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये आपका साढ़े के अंदर बचेगा क्या, 1 1 1, यहाँ पर 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, ये आपका बच जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस सारणी को हल करना है, सॉल्व करना है, प्रसार करना है, और हमें किसी तरीके से क्या करना है, इसका मान 1 लाना है। जब 1 आएगा तभी जो चीज़ प्रूव करना वो चीज़ बचेगी। ठीक, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए पहले से ही। तो चलिए देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप कठिन मानो तो बेकार है, लेकिन ये एग्जाम में आता जरूर है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पलर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर अगर हम क्या करें, C2 की वैल्यू प्राप्त करें C2 माइनस C1 से, देखिए इससे इसको घटा दे 0 हो जाएगा। और इसी वक्त हम C3 कॉलम की वैल्यू प्राप्त करें, इस कॉलम की वैल्यू C3 माइनस C1 से, इससे इसको घटा दें तो कुछ ना कुछ हमें आसान हो जाएगा। ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब ध्यान दीजिएगा, जब C2 की वैल्यू आप प्राप्त कर रहे हो तो C1 को जैसे का जैसा है वैसे नोट कर दीजिए, 1/b 1/c। C2 की वैल्यू प्राप्त करें C2 माइनस C1, ये 0 हो जाएगा। इससे इसको घटाएंगे, देखिए 1 प्लस b प्लस 1 माइनस b, यानी आपका 1 बचेगा, क्योंकि हम C2 से C1 को घटा रहे हैं। फिर इससे इसको घटाएंगे तो ये भैया 0 हो जाएगा। और C3 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, यानी तीसरे कॉलम की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, C3 से C1 को घटा करके 1 से 1 को घटाएंगे 0, 1 प्लस b से 1/b को घटाएंगे तो 0, 1 प्लस c प्लस 1 से 1/c को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब प्रसार करना और आसान हो गया। ठीक है, तो जितना हो सके रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के माध्यम से किसी रो या कॉलम में 0 बना सको, 2 0 बना सको, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे किसके सापेक्ष प्रसार कर दें। अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें तो बहुत अच्छी बात है, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 क्या पहली रो है ना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अच्छा, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका बाहर जो था ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए जब प्रसार करेंगे हम, देखिए प्लस माइनस प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। आगे तो 0 है R1 में, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखिए 1 है, 1 हमारा इस कॉलम में पड़ा, इस रो में, भाई इतना छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और उसके बाद देखिए प्लस चिन्ह के साथ लेना है। अब देखिए ये बच्चा 1 0 0 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 0 0 1। ठीक, इसको हल कर लेंगे। ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको हल करेंगे तो देखिए 1 1 1 का गुणा 1 माइनस 0 0 गुणा 0। अब 1 से 0 जाएगा, 1 ही तो बचेगा। 1 का गुणा जब आप इस पूरे फलन से करोगे तो आपका इतना आएगा, ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आपका यही चीज़ आने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब हम इस सारणी को हल करेंगे तो सारणी को हल करने पर हमें 1 ही मिलना चाहिए, तभी जो प्रूव करना वो चीज़ आ पाएगा। राइट हैंड साइड में हमें यही चीज़ प्रूव करना था, करना कुछ नहीं था, सिंपल सा था। ABC लाना था तो पहले R1 R2 R3 से आपको ABC उभयनिष्ठ लेना था, फिर आपको क्या करना था, R1 R2 R3 को जोड़ देना था जिससे आपको ये वाला स्टेप मिल जाए, बाकी प्रसार कर देना था। इतना आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पुटअप किया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन मैंने देखिए सारणिकों के अनुप्रयोग के अंतर्गत उठाया है। और देखिए सारणिकों के अनुप्रयोग में आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, लेकिन त्रिभुज के
क्षेत्रफल वाले सूत्र का प्रयोग करके क्या आप किसी रेखा का समीकरण निकाल सकते हो? शायद अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया होगा, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में जब आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। सारणिकों के अनुप्रयोग से आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हो, 23, 31, 12 या केवल आपको क्या करना है, वही बस सारणिक में क्या करना है, बिंदु प्रतिस्थापित करके प्रसार कर देना है, तो वो तो सभी लोग कर लेंगे। अब जो सवाल उठाया इसको जरा देखिए एक बार। मैंने उठाया कि सारणिकों का प्रयोग करके एक बिंदु ए दिया गया है, सारणिकों का प्रयोग करना है। एक बिंदु ए दिया गया जिसके निर्देशांक 1, 3 है। साथ ही में एक बिंदु बी दिया गया जिसके निर्देशांक 0, 0 है। एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 0, 0। अब ये कह रहे हैं कि जो ए और बी बिंदु है इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो अगर मान लें कि माना जो रेखा है, रेखा पर एक बिंदु हमारा x, y है। जब तक 3 बिंदु नहीं होंगे तब तक भैया हम कुछ नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि इस रेखा पर एक बिंदु हमारा x, y है। आगे सवाल को बाद में पढ़ेंगे, आगे जो दिया गया वो अगला प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि इस पर एक बिंदु d जो है k, 0 इस प्रकार है, और जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, तो उसकी बात अलग की है। यहाँ पर इन्होंने कहा पहले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैं मानूंगा कि रेखा पर एक बिंदु हमारा x, y, तो अब 3 बिंदु हो गए, तो 3 बिंदु हो गए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक बनाएंगे। बिंदुओं को लिखते हैं, 1, 3 है तो 1, 3 लिखेंगे, 0, 0 है तो 0, 0 लिखेंगे, फिर x, y है तो x, y लिखेंगे, 1, 1, 1, तीसरे कॉलम में 1, 1, 1 लिख देते हैं। यही सारणिक के प्रयोग के साथ से ऐसे ही तो सवाल लगाते हैं। अब देखिए, चूंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है और एक रेखा पर अगर तीनों बिंदु होते हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका शून्य होता है, क्योंकि इस स्थिति में क्या होते हैं, तीनों बिंदु संरेख होते हैं, तो भैया शून्य के बराबर दिखा देंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे, वही चीज त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सभी को पता है। पहले हम 2 0 बनाते हैं। तो अगर हम r1 की वैल्यू प्राप्त करें r1 - r2 से और r2 की वैल्यू प्राप्त करें r2 - r3 से, ओके, तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए पहली बात तो 2 उधर जाएगा 0 के गुणे में तो 0 हो जाएगा, छोड़िए इसको। देखिए 1 से 0 हो जाएगा 1, 3 से 0 हो जाएगा 3, 1 से 1 जाएगा 0, 0 से x जाएगा -x, 0 से y जाएगा -y, 1 से 1 जाएगा 0, और r3 में कुछ नहीं करना है भैया, r3 को वैसे रहने तो बराबर 0। अब आपको कुछ नहीं करना, C3 के सापेक्ष प्रसार कर दो। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये C3 है हमारा, प्लस माइनस प्लस, यानी +1 लेंगे और +1 हमारा इस रो और इस कॉलम में पड़ रहा है, बचता है 1, 3 -x -y। चलिए भाई इसको हल करते हैं, तो +1 है बाहर, -y का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से, तो -y, -x का गुणा 3 से हो जाएगा, तो -3x और माइनस सूत्र वाला, ये प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर 0। बराबर 0 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3x। तो सारणिकों का प्रयोग करके मैंने इस रेखा का क्या निकाल लिया, समीकरण निकाल लिया। y बराबर कितना आएगा, 3x आएगा। अब इन्होंने ये कहा, ये इस रेखा AB का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ऐसा सवाल शायद आप लोगों ने भले ही सीखा हो, ठीक है, कि मैक्सिमम केस में तो आप लोगों ने केवल बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, बाकी आपने हो सकता है ऐसा सवाल ना लगाया हो, तो इसको जरूर लगा के जाइएगा। अब इसी में आगे ये बोला गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु D जो है k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग इकाई है। मैं आपको बता दूं, अब नाउ हम पुनः क्या करेंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, सारणिक बनाएंगे, सारणिक में बिंदु रखेंगे। पहला बिंदु आपका वही रहेगा 1, 3, तो 1, 3 लिखेंगे, 0, 0 तो 0, 0 लिखेंगे। तीसरा बिंदु k, 0 तो k और 0 लिख देंगे, 1, 1, 1 लिख देंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, सारणिक में मैंने क्या किया, तीनों बिंदुओं को रख दिया। एक k, 0 भी इस प्रकार था कि जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो किसके बराबर था, 3 वर्ग इकाई। कितना दिए गए, 3 वर्ग इकाई के बराबर था। 1/2 जरूर लगा लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। तो इस स्थिति में आपको k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 इधर बटे में, उधर जाएगा गुणे में, तो उधर 6 हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 1। यहाँ पर पहले वही काम करेंगे, क्या करेंगे, r1 से r2 को घटा देंगे, r1 के लिए प्राप्त करेंगे r1 - r2 और r2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे r2 - r3। इससे क्या होगा, हमारे एक कॉलम या रो में मैक्सिमम 2 0 बन जाएगी और प्रसार करने में आसानी होगी, और जिससे आसानी के साथ हल निकल आएगा। और यही तरीका होता है सारे के क्वेश्चन को हल करने का। तो देखिए 2 इधर, पहली बात तो बटे में, उधर जाएगा गुणे में, तो वो उधर हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, r1 से r2 को घटा रहे हैं, 1 से 0 को घटाएंगे 1,
3 से 0 को घटाएंगे 3, 1 से 1 को घटाएंगे 0, 0 से k को घटाएंगे माइनस के, क्योंकि R2 से R3 को माइनस कर रहे हैं। तो 0 से k को घटाएंगे माइनस के, 0 से 0 को घटाएंगे 0, और 1 से 1 को घटाएंगे तो 0, और ये आपका हो जाएगा K01। बताइए सिंपल है कि नहीं। अब देखिए C3 में 2 0 बन गए, C3 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो लिखोगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C3 के सापेक्ष भैया प्रसार करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब 1 हमारा इस रो इस कॉलम में छोड़ देंगे तो बचेगा 1 3 माइनस के 0 बराबर 6। यहाँ पर देखें तो 0 1 का गुणा 0 हो जाएगा माइनस 3, और के का गुणा -3 के होगा, और माइनस सूत्र वाला क्या हो जाएगा प्लस का 3 के बराबर 6। तो 3 के बराबर 6, 3 दूनी 6, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 2। इस स्थिति में जो के का मान आएगा वो 2 आएगा। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में लेकर मैंने बता दिया है, ये तैयार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भैया बनता जरूर है बोर्ड एग्जाम में, तो बने तो तुरंत फोड़ के रख दीजिए, तुरंत उठा के पटक दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए भाई, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष लेने जा रहे हैं। सारणिक का रैखिक समीकरण युग्म को हमें आव्यूह विधि से हल कैसे करना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे, मैं आशा और उम्मीद पूरी करता हूं कि मैंने आपको वन शॉट क्लास में मैंने प्रोवाइड भी किया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैं पुनः इसको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सभी लोग भाई क्या करेंगे, इसको देख जरूर लेंगे, ये एग्जाम में आएगा जरूर, 100% पूरा चांसेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण निकाय में दिया गया है, एक समीकरण दी गई 3x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर का 8 दिया गया है, और दूसरी समीकरण दी गई 2x प्लस का y और माइनस का z बराबर 1। तीसरी समीकरण दी गई 4x माइनस का 3y प्लस का 2z और बराबर 4। देखिए इस रैखिक समीकरण को हम ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। पहली लाइन आपको यही लिखना है। ठीक है, जहाँ जो a होता है वो कौन सा आव्यूह होता है, इन वेरिएबल के गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है। x का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे, y का गुणांक -2 है -2 रखेंगे, z का गुणांक 3 है 3 रखेंगे, x का गुणांक 2 है 2 रखेंगे, y का गुणांक 1 1 रखेंगे, z का गुणांक -1 रखेंगे, x का गुणांक 4, y का गुणांक -3, z का गुणांक 2। ठीक, और जो b आव्यूह होता है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट जो होते हैं उनसे निर्मित एक आपका स्तंभ आव्यूह होता है, और जो आपका x होता है वो वेरिएबलों से निर्मित एक आपका स्तंभ आव्यूह होता है, वेरिएबल x y z है। इस तरीके से ABC का मान निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x y z का मान। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में जब x का मान निकालेंगे तो आएगा a इनवर्स b, मतलब जो a आव्यूह उसका हमें इनवर्स चाहिए। जिस भी आव्यूह का हम इनवर्स ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उस आव्यूह का हम मॉड a निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं उसका परिमाण ज्ञात करते हैं, मतलब उसके सारणिक का मान निकालते हैं। पहले चेक तो करें कि वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कब संभव होता है आप ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले हम आव्यूह a के सारणिक का मान निकालेंगे। सारणिक का मान निकालने के लिए इस आव्यूह को सारणिक रूप में लिखेंगे 3 - 2 3 2 1 -1। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 - 3 2। इस तरीके से बात समझ में आई कि नहीं समझ में? आप क्या करेंगे, हम किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करके सारणिक का मान निकालेंगे। तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो पहले +3 लेंगे। ठीक, +3 लेंगे तो ये कॉलम ये रो छूटेगा, 2 दूनी 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और माइनस सूत्र 3 कम के 3। फिर आ जाएंगे हम प्लस के बाद माइनस, माइनस के पहले से ही तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2 हमारा इस कॉलम में पहली रो में छोड़ देंगे तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 1 कम 4 -4 माइनस सूत्र वाला है प्लस का 4। फिर आ जाएंगे हम कहाँ पर, फिर आ जाएंगे हम तीसरे एलिमेंट पर। इसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो +3 हमारा तीसरे कॉलम में है और पहली रो में छूट जाएगा। 3 दूनी माइनस का 6, माइनस सूत्र लगाएंगे 4 1 कम 4। इसको हल करेंगे, इसका मान 0 नहीं आना चाहिए बस। देखिए 2 से 1 गया, 2 से 3 गया, कितना बचा -1, -1 का गुणा 3 से किया -3। अच्छा 4 4 8, 8 दूनी कितना हो गया 16। अच्छा यहाँ पर देखिए -6 -4 -10, -10 का गुणा 3 से करेंगे -30। अच्छा -30 -3 -3 -33,
तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 33 और प्लस का 16, ये माइनस का 17 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं आएगा तभी लिखोगे, अतः इसका क्या है, ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स संभव है तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ए का मान। तो इससे इसके पहले क्या करेंगे, सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। और मैंने आपको बताया था कि जो सहखंडों से निर्मित आव्यूह होता है उसके लिए हम एक बड़ा सा आव्यूह बनाते हैं, ऐसे सबसे आसान तरीका, बढ़िया सहखंड बना लेते हैं, उपसारणिक सहखंड सब इसी में आ जाएगा, अभी देखना। अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चिन्ह लगा करके बस वैल्यू रख दीजिए, A11 A12 इस तरीके सबकी वैल्यू रख दीजिए, भाई ये सहखंड हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एलिमेंट पर आएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा 3 है, 3 का पहला कॉलम पहली रो छूट जाएगी, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 3 2, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरे एलिमेंट पर आएंगे तो दूसरा कॉलम पहली रो छूट जाएगी, 2 माइनस 1 4 2, तो 2 माइनस 1 4 2। फिर तीसरे एलिमेंट पर आएंगे तो तीसरा कॉलम पहला रो छूटेगा, 2 1 4 माइनस 3, तो 2 1 4 माइनस 3, सिंपल है एकदम। उसके बाद आ जाएंगे दूसरी रो पर, तो दूसरी रो पहला कॉलम छूटेगा तो ये आपका माइनस 2 3 बचेगा, माइनस 2 3 और क्या बचेगा, माइनस 3 2 माइनस 3 2। फिर आ जाएंगे 1 पर, तो 1 हमारा दूसरा कॉलम छोड़ेगा, दूसरी रो को छोड़ेगा, 3 3 बचा, तो 3 3 और 4 2 बचा, 4 2। फिर आ जाएंगे माइनस 1 पर, तो माइनस 1 दूसरी रो को छोड़ेगा और तीसरे कॉलम को छोड़ेगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 3, 3 माइनस 2 4 माइनस 3, सिंपल एकदम। फिर तीसरी रो पर आएंगे तो तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, माइनस 2 3 बचेगा, माइनस 2 3 और 1 माइनस 1, बात समझ में आ रही। इसी तरीके से 3 3 बचेगा, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 बचेगा, 2 1। इतना कर लेना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करना आपके दाएं हाथ का खेल है, प्लस चिन्ह लगाइए, गुणा कीजिए, 2 1 कम 2 माइनस लगाइए, 3 1 कम 3, ये प्लस का 3 आएगा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 2 दूनी 4 माइनस लगाइए, 4 1 कम 4, ये माइनस का 4 माइनस वाला ये आपको हो जाएगा प्लस का 4, 2 दूनी 4 माइनस लगाइए, 4 1 कम 4 माइनस का 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइए, 3 दूनी माइनस का 6, 4 1 कम 4 माइनस का 4, फिर यहाँ पर आ जाएंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी माइनस का 4 माइनस सूत्र वाला, 3 त्रिका 9 माइनस का 9 होगा, देखिए 3 त्रिका 9 माइनस का 9 माइनस सूत्र वाला प्लस का 9, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे, 2 तिहाई 6 माइनस का 4 तिहाई 12, फिर माइनस 3 त्रिका माइनस 9 माइनस सूत्र वाला, 4 दूनी 8 माइनस का 8 और माइनस ये प्लस का हो जाएगा 8, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे प्लस चिन्ह लगाएंगे, 2 1 कम माइनस का 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 माइनस सूत्र वाला, 3 1 कम 3 माइनस 1 तिहाई माइनस 3 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 1 कम 3 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस सूत्र वाला प्लस का 4, बस सिंपल है। ऐसे आपको हल करना है। अरे ये सब बच्चों का खेल है यार, जोड़ना घटाना, तरीका जान लो बस। बताइए इतनी बात समझ में कि नहीं समझ में? चलिए इसको थोड़ा रब करें, रब करें, हाँ रब कर दे भैया, थोड़ा सा रब तो करेंगे ही, नहीं तो इसे काम कैसे चलेगा। ठीक है, थोड़ा नहीं रब करेंगे तो काम कैसे चलेगा भैया। अब देखिए सहखंडों से निर्मित आव्यूह आपके समक्ष निकल के आ रहा है। 2 से 3 गया माइनस 1, 4 4 8 माइनस 8, माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10, 9 से 4 जाएगा 5 प्लस का 5 और माइनस माइनस का 5, 6 से 12 जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर देखिए 8 से 9 जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस का गुणा प्लस 1। अच्छा 2 से 3 जाएगा माइनस 1, अब माइनस 3 माइनस का 9 माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 9। ठीक, 4 3 कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से सहखंडों से निर्मित आव्यूह आ गया। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर जो होता है, जो सहखंडों से निर्मित आव्यूह होता है, इसका परिवर्त आव्यूह होता है। इसका परिवर्त करने के लिए रो को कॉलम में बदल देंगे। तो -1 -8 माइनस का 10, जो रो थी इसको खड़ा कर देंगे ऐसे, दूसरी रो को भी खड़ा कर देंगे -5 -6 1, तीसरी रो को भी ऐसे खड़ा कर देंगे -1 9 7। इस तरीके से एडजॉइंट ए का मान आ गया। ठीक, और जब एडजॉइंट ए का मान आ गया तो आप सूत्र लगाओगे ए इनवर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का ये सूत्र होता है। मॉड ए की वैल्यू आप देख सकते हो -17 ही रख देंगे यहाँ पर।
चलिए भाई रखते हैं। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 माइनस का 17। एडजॉइंट ए की बात करें तो एडजॉइंट ए का मान आया है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ठीक, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स का मान उठा के यहाँ पर रखिए और गुणा भाग कीजिए, एक्स का मान निकालिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब रखेंगे हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे? मान रखेंगे। कहाँ पर? इसी समीकरण में। ठीक है, इतना काम करोगे तो भैया 8 नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब जो नहीं करेगा, फिर जो बोरियत महसूस करेगा, फिर वो 8 नंबर अपने खोएगा। तो 8 नंबर नहीं खोना है तो भैया देख लीजिए, आप क्या करना है, लिखोगे ए इनवर्स का मान रखने पर। कहाँ पर मान रखने पर? समीकरण में मान रखने पर। कौन से समीकरण है? समीकरण x बराबर ए इनवर्स बी। तो x बराबर ए इनवर्स का मान आया -1/17। ठीक, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 N2 में। देखिए x बराबर ए इनवर्स बी। x का मान कितना था? x का मान था XYZ। अब b का मान कितना था? जो राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट थे उनसे निर्मित स्तंभ भी था 8 1 4। तो लिख देंगे 8 1 4। अब पहले इसका गुणा कर लेंगे। 17 का पहले गुणा नहीं करेंगे, नहीं, गलती यही करते हो एग्जाम में, बस आंसर नहीं आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे XYZ और -1/17। चलिए गुणा कराते हैं। गुणा कराने के लिए इससे गुणा करेंगे तो पहली रो का पहले कॉलम से गुणा होगा। -1 8 का गुणा -8 -5 और 1 का गुणा -5 -1 और 4 का गुणा -4। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से करेंगे। 8 8 -64 6 कम -6 9 चौक आपका हो जाएगा 36। फिर तीसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 10 8 -80 1 1 कम 1 और 4 7 28। चलिए हल कर लेते हैं। यह आ जाएगा XYZ -1/17। यहाँ पर देखिए -8 -5 -13 -4 -17। यहाँ पर देखिए 64 माइनस का जुड़ जाएगा -70 से आपका प्लस का 36 जाएगा। तो -70 और प्लस का 36, 10 से 6 गया 4। ठीक है, और 9 इधर बचा 6 6 से 3 गया 34। ये आपका बच जाएगा माइनस का 34, क्योंकि माइनस की संख्या भैया बड़ी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें 80 से 1 जाएगा या 28 से 29 हो जाएगा। तो 80 से हम 29 को घटाएंगे। 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है ना, और 7 से 2 जाएगा 5, यानी 51 बचेगा। और माइनस का 80 था तो माइनस का 51 बचेगा। ओके, सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपको ये मान मिलने वाला है। अब क्या करेंगे? ये जो -1/17 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप भी के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट से। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए जब ये -17 के बट्टे में जाएगा तो 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, 17 दूना 34 से प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से 51 3 हो जाएगा। और तुलना करें, जब सेम ऑर्डर के अवयव होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यानी x किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। y किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। और z किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। जब x y z का मान आ जाए और आपको ये चेक करना हो कि ये x y z का मान सही कि गलत है, तो आप एक समीकरण में उठा करके x y z का मान रख दीजिए। जैसे यहाँ पर हम इस समीकरण में मान रख रहे हैं, देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे 3 हो जाएगा। y के स्थान पर 2 रखेंगे 2 दूनी -4 हो जाएगा। z के स्थान पर 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और देखिए 9 3 कितना हुआ? 12। और 12 से 4 जाएगा कितना आया? 8। और देखिए यहाँ पर RHS में 8 है कि नहीं है? इसका मतलब जो मैंने XYZ के मान निकाले हैं ये 100 नहीं 101% सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस तरीके से आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो। ये एग्जाम में आपके 8 नंबर में प्रश्न आता है भैया, इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। पिछली बार भी ये आया था, ये हर साल लगभग में रिपीट होता है। तो आएगा तो आप तुरंत कर डालिएगा, समझ रहे हो कि नहीं? चलिए इसको पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब इसी टाइप का एक सवाल आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं। आप सभी लोग इसको लगा के हमें इसका आंसर तुरंत बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका हमें आंसर बताइए। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत ही जल्द देखिए भैया मिलने वाली है, ब्रह्मास्त्र क्लास। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। आपको जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसकी क्लास मैं शाम को 7 बजे देता हूँ, उसको लेते रहिए। साथ ही में 1 शॉट जो क्लास मैंने दी वो आप करते रहिए। तो ये प्रश्न आप देख सकते हो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4 दिया गया है पहली समीकरण। और 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1 और 6/x
प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर आपको 2 दिया गया है। ये भी रैखिक समीकरण निकाय है। अब निकाय को आपको हल करना है इसी विधि से। हम देखते हैं कितने विद्यार्थी सवाल को लगा करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं। एक्स का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए, जेड का मान चाहिए। एग्जाम सर पर है, इसका आंसर हमें चाहिए। एग्जाम में रिपीट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आएगा वैसे ही, थोड़ा सा प्रारूप बदल देंगे, आप कहोगे ये बताया ही नहीं गया, तो इसे आप हमें लगा के बताइए, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। अब देखते हैं कितने विद्यार्थियों का दिमाग काम करता है। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।